Hi students, welcome back to the channel. This is Palak Mishra and today I am going to cover chapter number 1 of business studies class 12th. तो पहले तो जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्हें नहीं पता है तो उन्हें बता दूं कि जो आपका बिज़नेस स्टडीज़ है उसके दो बुक्स जो हैं 12th में डिवाइड होंगे। 11th में नहीं था पर 12th में आपके दो बुक हो जाएंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो पार्ट 1 का जो फर्स्ट चैप्टर है वो आज यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। आइए लेट्स सी मैनेजमेंट क्या होता है। बेसिकली देखिए गाइस, मैनेजमेंट एक टर्म है जो कि बिज़नेस स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। पूरे बिज़नेस जो है इसी एक टर्म पे बेसिस है, इसी के फंक्शंस पढ़ने हैं हमको। पूरे जितने भी हमारे जो चैप्टर्स हैं बिज़नेस स्टडीज़ में, जो पार्ट 1 की जो चैप्टर्स हैं वो सारे फंक्शंस हैं, लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। सो टुडे लेट्स फैमिलियर विद दिस टर्म कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट इन विच इंडिविजुअल वर्किंग टुगेदर इन अ ग्रुप एफिशिएंटली अकम्प्लिश सेलेक्टेड एम्स। सो बेसिकली अगर डेफिनेशन वगैरह कभी भी पूछता है तो अगर आप डेफिनेशन लिखते हो किसी भी साइंटिस्ट का, जैसे यहाँ पे हेरोल्ड्स एंड हीन्स का लिखा हुआ है, तो इनका अगर आप नाम डाल के डेफिनेशन लिखते हैं तो जो आंसर होता है वो और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। आइए पहले देखते हैं मैनेजमेंट क्या होता है। आपने अपनी डेली लाइफ में देखा होगा, आप जो खुद एग्ज़ाम देने जब बैठते हैं तो आपको टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। आप अपने टाइम टेबल को मैनेज करते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद यू आर नॉट फैमिलियर विद दिस एक्चुअल टर्म की एक्चुअल मीनिंग है क्या मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं चीज़ों को, ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, अपने आप को उसी के अकॉर्डिंग पे रन करते हैं। तो वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसका जो मेन पार्ट होता है मैनेजमेंट का, इसी के लिए जो पीपल हायर किए जाते हैं उन्हें मैनेजर्स बोलते हैं। उन मैनेजर्स का एक ही वर्क होता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क हो रही है वो प्रॉपर तरीके से हो रही है कि नहीं, प्लानिंग होगा, उसके बाद उस वर्क को एफिशिएंटली किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद उस पर सुपरविजन होती है ना, कंट्रोल किया जाता है। टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं जो कंट्रोल करते हैं, आपको पता है। तो मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं और मेंटेन करते हैं एक ऐसी एनवायरनमेंट को बाय विच इंडिविजुअल जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, क्या अचीव करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने के लिए। आप यहाँ पे ग्रुप गोल्स डालेंगे, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स डालेंगे, इंडिविजुअल गोल कभी भी नहीं पड़ेगा। क्योंकि जैसे आप किसी भी टीम में, मान लीजिए आप किसी एक टीम के प्लेयर हैं, ठीक है, तो आप अपने बेनिफिट के लिए नहीं खेल रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, आप मिलजुल के खेलेंगे, कि ताकि हमारी टीम जीते। अगर आप पर्टिकुलरली सिर्फ ये सोचेंगे कि मेरे स्कोर्स ज़्यादा हों मेरी टीम मेंबर से, तो उस केस में आपकी टीम हारेगी, बिकॉज आपके अंदर टीम स्पिरिट नहीं है, ठीक है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं वो क्या कर रहे हैं, वर्किंग टुगेदर इन अ ग्रुप्स में वो लोग काम करें। आपने ये सुना होगा कि यूनिटी इज़ बेटर, ठीक है। तो वही चीज़ है कि यूनिटी में वर्क करें इफ़िशिएंटली, ताकि हम कौन से गोल्स को अचीव कर सकें, जो हमारे सेलेक्टेड गोल्स हैं या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उसको अचीव कर सकें। तो आई होप दिस वर्ड इज़ क्लियर टू यू। ओके, अब मैंने बात की इफ़िशिएंटली करें, इफ़ेक्टिवली करें, तो भाई इसके डिफरेंस क्या होते हैं, भाई मतलब क्या होता है। आइए देखते हैं, इन दोनों टर्म्स को पहले समझते हैं। ये सारे गाइस इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, काफ़ी टाइम में डिफरेंसेस पूछे जाते हैं। आप अपने प्री बोर्ड्स में जो देखेंगे, बोर्ड की हम बात करें तो उसमें भी कभी कभार पूछा जाता है, और बाकी MCQs वगैरह में आ सकते हैं ना। व्हाट आर द, बेसिकली एक चीज़, वर्ड आपको दिया जाएगा और उसको आपको पहचानना पड़ेगा कि व्हाट इज़ दिस। और स्पेशली जो हमारे बिज़नेस स्टडीज़ का जो मेन फोकस होना चाहिए वो आपका जो केस स्टडी होता है उस पर होना चाहिए। ईजी होता है पर बच्चे फिर भी गलती करते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं। आइए देखते हैं इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है। देखिए, हम किसी भी काम को करें, बस मेरा, अच्छा बताइए, मैं एक पर्सन हूँ, है ना, मैं क्या बोल रही हूँ कि देखो मेरा काम होना चाहिए चाहे जैसे भी, है ना, चाहे जैसे भी मेरा काम होना चाहिए। तो अब मैंने क्या बोला कि तुम चाहे जैसे करो, बस काम होने से मतलब है। लेकिन जो इफ़िशियंसी है वो क्या बोलता है, कम पैसों में ज़्यादा काम करके दिखाओ, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यानी कि आपको क्या करना है, अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है। और इफ़ेक्टिवनेस क्या कहता है कि मेरा काम करूँ जैसे भी। तो जो इफ़ेक्टिवनेस होता है और इफ़िशियंसी होती है, उसकी पहली मेन डिफरेंस है कि जो इफ़ेक्टिवनेस होता है वो कॉस्ट मैटर नहीं करता इसमें, यानी कि हाई कॉस्ट हो तब भी चलेगा। लेकिन एफिशिएंसी क्या बोलता है, मेरा कॉस्ट लिमिटेड हो,
यानी हाई कॉस्ट ना हो। तो ये तो पहला डिफरेंस हो गया कि इफेक्टिवनेस कहता है कि कॉस्ट मैटर नहीं करता, पर इफ़िशियंसी के लिए कॉस्ट मैटर बहुत ज़्यादा करती है। ओके, तो इफेक्टिवनेस कहता है डूइंग द राइट टास्क, कि इफेक्टिवनेस बोलता है कि मेरा काम जो है ना राइट तरीके से कर दो, मतलब सही तरीके से मेरा मतलब सही काम कर दो मेरा। लेकिन जो इफ़िशियंसी होता है वो क्या बोलता है, डूइंग द राइट टास्क इन अ राइट वे, मतलब सही काम करो। जैसे इफेक्टिवनेस कह रहा है कि मेरा काम सही से होना चाहिए, ठीक है, लेकिन सही तरीके से होना चाहिए, ये बात कौन कह रहा है, इफ़िशियंसी। ठीक है, ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यानी कि डूइंग द राइट टास्क ये बोलता है इफ़ेक्टिवनेस, और इफ़िशियंसी कहती है कि राइट टास्क को राइट तरीके से करो, यानी सही काम को सही तरीके से करो। ये कौन बोलता है, इफ़िशियंसी बोलती है गाइस। ओके, एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इफ़ेक्टिवनेस ये चीज़ नहीं कहता है, पर इफ़िशियंसी क्या बोलती है कि मेरे को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज चाहिए और कम पैसों में ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, है ना, और इफ़ेक्टिवनेस इससे मैटर नहीं करता। तो आई होप कि दिस वर्ड इज़ फैमिलियर टू यू और आप कभी नहीं भूलेंगे। ये 3 पॉइंट्स अगर आपने याद कर लिए तो आपकी आंसर बनाना इज़ जस्ट सो सिंपल। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, तो फाइनली आई होप कि सारे बच्चे जो भी अगर बिज़नेस स्टडीज़ पढ़ रहे हैं, काफ़ी लोग को बोरिंग भी लगता है, काफ़ी को इंटरेस्टिंग भी लगता है, पर अगर आप बिज़नेस स्टडीज़ पढ़ रहे हैं तो आप अपनी डेली लाइफ से जब तक उसे कनेक्ट नहीं करेंगे तो आपको रटने की ज़रूरत हो जाएगी ना। आपको ऐसा लगेगा कि अरे मेरे को तो कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन आप खुद समझिए ये जो टर्म्स है इतना ईजी होता है ना, रियल लाइफ में आप देखते हो, अपने स्कूल्स में देखते हो मैनेजमेंट, है ना। अभी तो आप ऑफिस में जाते नहीं हो वर्क करने, स्कूल्स में मैनेजमेंट होता है ना, डिसिप्लिन इंचार्ज होते हैं, हर एक इंचार्ज होता है, पर्टिकुलरली बस इंचार्ज होता है ना। तो आपकी क्लास में मॉनिटर्स भी बनाए जाते हैं, वो क्या करने के लिए, वो मैनेजमेंट करने के लिए, क्लास की डिसिप्लिन को मैनेज करते हैं। यही चीज़ होता है कि मैनेजमेंट वही टर्म है। आइए अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं मैनेजमेंट के। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट हम क्यों करते हैं, है ना, क्योंकि हम एक सर्टेन गोल को अचीव करना चाहते हैं। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का मतलब होता है कि मैंने कोई गोल सेटअप किया है और मैं क्या करने वाली हूँ, उसको अचीव करने के लिए काम कर रही हूँ, और उसी काम को बोलते हैं मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ठीक है, आइए मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट इज़ परवेसिव। अब भाई परवेसिव का मतलब क्या होता है, एवरीवेयर अराउंड द वर्ल्ड, एवरीवेयर यू नीड मैनेजमेंट। जैसे आप अब भाई हम पढ़ने बैठे हैं, हम मैनेज करके पढ़ेंगे ना, कि सबसे पहले कि मेरे को ये वाला सब्जेक्ट उठाना है, मेरे को अकाउंटेंसी पे ज़्यादा फोकस करना है, मेरी अकाउंटेंसी वीक है तो मैं अकाउंटेंसी पे ज़्यादा फोकस करूँगी। बिज़नेस स्टडीज़ मुझे आता है तो मैं उसको जो है लेस टाइम दूंगी, क्योंकि मैं कवर कर लूँगी, मुझे पता है, या मैं कर लूँगा। ओके, लेकिन अगर आपको पता है कि आपको एग्ज़ाम में भी टाइम मैनेजमेंट करनी है ना, यानी कि हर एक जगह, जैसे मैंने स्कूल का एग्जांपल लिया था कि स्कूल में हर जगह डिसिप्लिन इंचार्ज होते हैं, ठीक है, बस इंचार्ज होते हैं, ठीक है, हर एक जगह पे एक पर्टिकुलरली एक डिपार्टमेंट बना होता है जहाँ पे आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करा सकते हैं। क्लासरूम में मॉनिटर्स होते हैं। ये हर एक जगह पे मैनेजमेंट जो चल रहा है ना, वो क्या होता है, परवेसिव बोलते हैं इसे, यानी कि एवरीवेयर अराउंड द वर्ल्ड, यानी मैनेजमेंट हर एक जगह है। रियल लाइफ में, अपनी लाइफ में, आप खुद एक स्टूडेंट हो, अपना टाइम टेबल मैनेज करते हैं, राइट, कि इतने बजे से इतने बजे तक मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है। ओके, आपके स्कूल वाले आपके टाइम को मैनेज करके रखें, आपके लंच को मैनेज करके रखें कि 15 मिनट्स का लंच होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, इतने बजे से इतने बजे तक ही स्कूल चलेगा। सारी चीज़ों का मैनेजमेंट होता है। दैट इज़ द वर्ड इज दिस टर्म इज़ यूजिंग हियर, परवेसिव, दैट मीन्स एवरीवेयर अराउंड द वर्ल्ड। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है गाइस कि मैनेजमेंट एक मल्टी डायमेंशनल है। अच्छा, व्हाट इज़ मल्टी डायमेंशनल, यानी कि जैसे हमने 2D 3D सुना है, जी हाँ बिल्कुल सुना होगा, तो वैसे ही मैनेजमेंट क्या होता है, मल्टी डायमेंशन, यानी इसके डायमेंशन बहुत ज़्यादा है। लाइक इसके तो बेसिकली 3 बताया यहाँ पे। Here you can see मैनेजमेंट ऑफ वर्क। जैसे मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है क्योंकि मैनेजमेंट हम 3 तरीके से करते हैं। देखिए, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। देखिए, मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है कि जैसे ऑल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सम प्रोडक्ट। ठीक है, कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो किस बात पे एग्जिस्ट करती है, कि आपका जो परफॉर्मेंस है, लाइक सपोज इट आई हैव अ फैक्ट्री और इसमें एक वर्क यानी कि प्रोडक्ट बनता है, मैन्युफैक्चर होता है, गारमेंट की चीज़ें बनती हैं। तो ये गारमेंट्स होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, स्टोर करते हैं कस्टमर की नीड्स के लिए, ताकि उनकी नीड्स को सेटिस्फाई कर पाएँ। तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है, काम चल रहा है, फैक्ट्री में काम हो रहा है। ओके, जैसे कि एक हॉस्पिटल होता है, वहाँ पे पेशेंट्स को ट्रीट किया जा रहा है, ट्रीटिंग का काम होता है।
पेशेंट्स को सही करने का काम करते हैं डॉक्टर। ओके, हाँ। सेकेंड, यू कैन सी सेकेंड इट इज़ मैनेजमेंट ऑफ पीपल, यानी कि जो भी वर्क कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जो पीपल हैं उसका मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अब एग्जांपल लेते हैं, इसको समझने के लिए पहले अपने स्कूल पे जाते हैं। आप सब अपने स्कूल में जाते हैं, आपको कितने ढंग से मैनेज किया जाता है। आप देखते हैं ना, आपको यूनिफॉर्म दिया जाता है कि आपको उसी यूनिफॉर्म में आना है। इफ़ यू आर नॉट कमिंग एट दैट पर्टिकुलर डे, आप अपने दूसरे दिन की यूनिफॉर्म दूसरे दिन वाले पे पहन के चले गए हो तो आपको क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, बाहर निकाल देते हैं। तो अब गाइज आप देखिए कि आपको क्या किया जा रहा है, पीपल को यहाँ पे आप चिल्ड्रन समझिए कि चिल्ड्रन को मैनेज किया जा रहा है कि बच्चों का यूनिफॉर्म पार्टिकुलरली होना चाहिए, उनके शूज़, उनके सॉक्स, उनके हेयर कट होने चाहिए, नेल्स कट होने चाहिए, बच्चे अच्छी तरीके से तो आ रहे हैं, है ना, और यहाँ तक कि टाइम पे आ रहे हैं। टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आप कभी लेट आते हैं तो आपको क्या किया जाता है, अच्छा मेरे स्कूल में तो ना सबको सेटअप करवाया जाता था और स्टिक से मारा भी जाता था ताकि नेक्स्ट टाइम से ऐसा ना करके। आपके स्कूल में क्या करते हैं, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। एंड भी तो आप क्या करते हैं, अगर आप लेट आते हैं तो आपको डांट पड़ती है टीचर से, आपको कंप्लेन किया जाता है कि आपकी डायरी में, छोटे बच्चे आते हैं ना ऐसा, तो उनकी डायरी में लिख दिया जाता है। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, पीपल को मैनेज कर रहे हैं। उसी तरीके से टीचर्स अगर टाइम पे ना आए तो भाई टीचर्स को तो अच्छे से फटकार लगाई जाती थी, है ना। सभी टाइम पे आते हैं। मैनेजमेंट किस चीज़ का किया जा रहा है, पीपल का। वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वहाँ पे जो पीपल होते हैं वहाँ पे उनके एम्प्लॉयज़, पीपल इज़ इक्वल टू एम्प्लॉयज़ हियर। तो जो एम्प्लॉयज़ काम करे वो भी उनको मैनेज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ये चीज़ हो गया। और थर्ड होता है एंड लास्ट होता है जिसे बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। सो बेसिकली इसको समझने के लिए एक बहुत ही फ़नी एग्जाम्पल लेते हैं, इसे बहुत ईजी समझाऊंगी मैं। देखिए, सपोज दैट मेरा क्या एक फैक्ट्री है, ठीक है, मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत अच्छा खासा है, पलक लिमिटेड। ओके, सो अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। मैंने ना क्या किया, बहुत अच्छे खासी बिल्डिंग सेटअप कर दी और मैं इतनी स्टूपिड, मेरे को पता ही नहीं है कि मैं बनाऊँ क्या। तो मैं क्या की, मैं बहुत ज़्यादा सोची। फिर मैंने बॉयज़ की तरफ देखा, अपने भाई की तरफ देखा और उसको देखा कि वो दिन भर अपने बाल को संवारते रहता है। सारे बॉयज़ करते हैं ऐसा, है ना, गर्ल्स भी करते हैं। तो फिर मैंने पूछा क्या आपको चाहिए एक ऐसा जेल जो रखे आपके बालों को एकदम सेट। तो फिर है ना, तो अब मेरे को एक आइडिया आया कि मैं क्या करूँगी, अपनी कंपनी में जेल बनाऊँगी। अब क्या किया मैंने, जेल का फॉर्मेशन कर दिया, है ना, हेयर जेल। तो अब क्या हो गया, मैं प्रोडक्ट अपनी कंपनी में बना रही हूँ, उस प्रोडक्ट का नाम है जेल, है ना। तो ये मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस क्या करता है, नो मैटर व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन इज़, कैसी ऑर्गेनाइजेशन है इससे मैटर नहीं करता है, ये किस ऑर्गेनाइजेशन किस बेसिस पे होता है, प्रोडक्ट के बेसिस पे होता है, उसकी सर्विसेज के बेसिस पे होता है ना। इन ऑर्डर टू सर्वाइव, जैसे अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी खासी चले तो जो जेल मैंने फॉर्म किया है वो कैसा होना चाहिए गाइस, वो एक प्रॉपर बेटर क्वालिटी का होना चाहिए, रिजनेबल प्राइस पे होना चाहिए, है ना। कि ऐसा नहीं कि बहुत, अगर अच्छी क्वालिटी है तो थोड़ा कॉस्टली तो होता ही है, लेकिन फिर भी अगर मेरे को मार्केट में बेचना है तो स्टार्टिंग में उसका प्राइस क्या होता है, लो ही होता है ना। तो यही चीज़ है कि मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस क्या करता है, वो बेसिस होता है प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग या फिर सर्विसेज के अकॉर्डिंग, है ना। दिस रिक्वायर है प्रोडक्शन प्रोसेस। जैसे कि मैंने बताया कि मैंने किस चीज़ का प्रोडक्शन किया अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, जेल का, हेयर जेल का बॉयज़ के लिए, ठीक है। अब गर्ल्स कहेंगी कि मैम आप तो बहुत गलत कर रहे हो, तो ठीक है, गर्ल्स बॉयज़ दोनों के लिए कॉमन है। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स 4 विच इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ये बहुत ईजी है। अच्छा आप बताइए कि अभी आपने 11th क्रॉस करके 12th में आए हैं न्यू, तो आप जब 11th में थे तब भी आप मैनेज करके पढ़ाई करते थे, टाइम टेबल बनाते थे, टाइम मैनेजमेंट करते थे, ठीक है, सब कुछ मैनेज करते थे, आपका वर्क सब कुछ। तभी भी स्कूल में वैसा ही मैनेजमेंट होता था जैसा अब 12th में होने वाला है। शुरू ऐसा ही होता था, है ना, जो आपके स्कूल में आई डोंट नो, पर स्टार्टिंग से जैसा मैनेजमेंट चलता आ रहा है वो चेंजेस होते हैं। पर क्या करता है, रोक देते हैं क्या, मतलब 1 साल हो गया और उसके बाद कहते हैं बस अब नहीं करना, नहीं ना। क्यों नहीं करना, बिकॉज मैनेजमेंट क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। चाहे कहीं भी हो, आपकी डेली लाइफ हो, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट हो, एनीथिंग, है ना, एवरीवेयर आपको क्या देखने को मिलेगा कि मैनेजमेंट 1 अप्रैल टू 31 मार्च का साइकिल ख़त्म करके नेक्स्ट भी कंटिन्यू होता है, यानी कि मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ओके,
देन क्या है, मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। जैसा कि मैंने बताया कि आप एक ग्रुप के मेंबर हो, वॉट एवर यू आर अ लीडर इन दैट ग्रुप, लेकिन आपको अपनी लीडरशिप इतनी नहीं हाई करनी है। लीडर क्या होता है, लीडर का मतलब ये होता है कि वो सारे लोगों को साथ में लेके चले, यूनिटी में लेके चले, और जब आप यूनिटी में रहेंगे तो आपको कोई तोड़ नहीं सकता और आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट कोई भी अकेला पर्सन नहीं कर सकता। अगर मैनेजमेंट करना है तो वहाँ पे ढेर सारे ग्रुप ऑफ पीपल्स का होना ज़रूरी है। ओके, सो मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। अच्छा, अब आप देखिए 6 को, विच इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन। क्यों भाई डायनेमिक क्यों है? यानी कि जो इन्वायरमेंट होता है वो क्या कहता है, इट कीप्स चेंजिंग। अभी आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो मैनेजमेंट करने के लिए वो बिजनेस इन्वायरमेंट होता है वो फ्लक्चुएट होते रहता है। जैसे सपोज दैट कि अभी मैं ट्रेंडिंग की बात करूं, सपोज दैट मेरे अकॉर्डिंग अभी ट्रेंडिंग चल रहा है जीन्स और ठीक है टॉप। तो अभी हम लोग जो भी प्रोडक्शन करेंगे या फिर जो भी प्रोडक्शन यूनिट करने वाले होंगे वो क्लोथ्स का अगर प्रोडक्शन करेंगे तो वो उसी अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करेंगे जो ट्रेंडिंग चल रहा है। ठीक है, लाइक जो भी आज के ज़माने में गर्ल्स को पसंद है उस तरह का क्लोथ्स ही वो बनाएंगे। वैसी क्लोथ्स नहीं बनाएंगे जो बहुत कम लोग लाइक करते हैं ना, वो बनेंगी लेकिन बहुत कम अमाउंट में बनेगी। जैसे आप अपने सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करते हो तो आप जो यानी कि जो इसमें वीक सब्जेक्ट है आपका उस पर ज़्यादा जोर डालते हैं एज़ कम्पेयर टू दैट यू आर फेमिलियर विद दैट, है ना। तो वही चीज़ होती है कि मैनेजमेंट क्या होता है, एक डायनेमिक फंक्शन होता है। डायनेमिक फंक्शन क्या मतलब कि ये अडेप्ट कर लेता है चीज़ों को, चेंजिंग इन्वायरमेंट में अडेप्ट करने की ये जो फंक्शन होती है। जैसे सपोज अगर आपका इन्वायरमेंट है फ्लक्चुएट, अभी मान लो जीन्स टॉप का है ट्रेंड चल रहा है, नेक्स्ट टाइम सूट वगैरह का ट्रेंड चलने लगेगा। तो अब क्या करेंगे, हमको अडेप्ट करना है अपने आप को, है ना। अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन क्लोथ्स फॉर्म करती है तो अभी के अकॉर्डिंग अगर जो ट्रेंड में चल रहा होगा ड्रेस वो बनाएगी। सपोज दैट कुछ टाइम के बाद जो है न्यू ट्रेंड आ गया कि भाई हम तो अब ये वाला चीज़ ज़्यादा लोग लाइक कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, तुरंत स्विच कर जाएंगे। स्विच करने का मतलब कि अगर अभी हम आज अगर मान लो सपोज दैट कि सूट बना रही हूँ मैं और नेक्स्ट मैंने देखा कि जीन्स टॉप का फैशन आ गया, ट्रेंड चल रहा है ना, ट्रेंडिंग चल रही है वो चीज़, तो मैं क्या करूँगी, मैं सूट का प्रोडक्शन कम करके वो प्रोडक्शन ज़्यादा करूँगी जिसकी इस टाइम डिमांड ही ज़्यादा है। ओके, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, इंटरैक्ट करता है विद एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जैसे मैंने बताया सोशल इन्वायरमेंट हो गया, इकोनॉमिक हो गया, पॉलिटिकल, है ना। तो इस तरह के इन्वायरमेंट को क्या करता है, अडेप्ट करता है। एग्जाम्पल देती हूँ मैं, आपने नोकिया का फ़ोन देखा होगा, बहुत ही पॉपुलर था पहले के ज़माने में, है ना। लेकिन नोकिया क्या करा, अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाया, इस चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल जो चेंज होते हैं उसमें अडेप्ट नहीं कर पाया, है ना। और उसने स्क्रीन टच मोबाइल का जब ज़माना आया तो क्या किया, वो पीछे ही छूट गया, है ना। तो यही चीज़ होती है कि मैनेजमेंट क्या करता है, एक डायनेमिक फंक्शन रोल करता है जो हमारी चेंजिंग इन्वायरमेंट को, जो बिज़नेस का इन्वायरमेंट है जो कि फ्लक्चुएट होते रहता है, चेंज होते रहता है, उसको क्या करे, अडेप्ट कर ले। ओके, अब आपको समझ में आ गया होगा। मैनेजमेंट क्या है कि इंटेंजिबल फोर्स है। अब इंटेंजिबल का मतलब आपको पता ही होगा, है ना। इंटेंजिबल एक ऐसा वर्ड जिससे यू कैन नॉट टच, यू कैन नॉट, बस आप महसूस कर सकते हो, फील कर सकते हो, है ना। जैसे कि इंटेंजिबल एसेट्स, है ना, ये चीज़ आपने वर्ड्स फैमिलियर होंगे। तो बेसिकली क्या है, मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है। एंड फाइनली अब हम लोग क्या करेंगे, मूव कर पाएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या है। आइए देखिए, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। सो गाइस, ऑब्जेक्टिव में पहला ऑब्जेक्टिव है, देखिए 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं, है ना। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। ये भी बहुत ईजी है, आइए देखते हैं। पहला जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स होता है। अब आप देखिए 3 चीज़ इसमें वर्ड आएंगी, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, और आपको इसी ऑर्डर में याद करना पड़ेगा। whenever it asks examination that what are the objectives of management and define organizational objectives, तो आप क्या करेंगे, आप सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, ये 3 को एक साथ लिखेंगे। देखिए सर्वाइवल का मतलब क्या होता है, सर्वाइवल बहुत ही सिमिलर टर्म है, आप लोग जानते भी होंगे। बेसिकली जैसे सपोज दैट आई एम सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन, तो मैं क्या चाहूँगी कि पहले मेरा बिजनेस टिके। सर्वाइवल बेसिकली क्या होता है, टिकना, लंबे समय तक टिकना। बेसिकली आज के ज़माने में
सबसे डिफ़िकल्ट टास्क यही है कि आज कोई सर्वाइव कैसे करे। सर्वाइवल इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो जब भी आप किसी भी चीज़ को सेटअप करेंगे, सपोज दैट इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले यही चाहेंगे कि आप क्या करें, सर्वाइव करें। यानी इस यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है उसमें सर्वाइव कर सके, लंबे समय तक टिक सके। ठीक है, उसी को बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का पहला होता है पार्ट। सेकंड होता है प्रॉफिट, यानी कि जब आप टिक गए तब आप सोचेंगे कि हाँ भाई अब हम लॉन्ग लास्टिंग हो गए, तो अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट कमाने के बारे में सोचेंगे। तो मीन्स ऑफ सर्वाइवल इज़ नॉट इनफ फॉर बिजनेस, राइट। तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट अर्न करना पड़ेगा। एंड देन आपका आता है थर्ड, विच इज़ कॉल्ड ग्रोथ। ग्रोथ यानी कि अब आपने सर्वाइव कर लिया, प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो प्रॉफिट कमा के आप दूसरी ब्रांच सेटअप कर सकते हैं, उसे गोल बोलते हैं। जैसे आप एग्जांपल लीजिए, आप ही का स्कूल है, ठीक है, तो आई डोंट नो आपका स्कूल, पर जैसे बहुत सारे स्कूल्स होते हैं ना जिनके बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं। लाइक सपोज दैट आप किसी ऐसे स्कूल में पढ़ रहे हैं जिसकी आप एक पर्टिकुलर ब्रांच में पढ़ रहे हैं और उसके डिफरेंट डिफरेंट जगह ब्रांचेस हैं, राइट। तो अब आप क्या सोचेंगे कि उसने अपने ग्रोथ पहले नहीं की, पहले सर्वाइव किया आपके स्कूल ने, देन प्रॉफिट अर्न किया, अब आप वो क्या कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं। यानी डिफरेंट डिफरेंट अपने एरियाज़ में अपने न्यू ब्रांचेस ऑफ स्कूल्स ओपन कर रहे हैं। तो ये भी एक तरीके का एग्जाम्पल ले सकते हैं आप लोग, पर स्कूल को बेटर ना लेके ऑर्गेनाइजेशन की अगर ये एग्जाम्पल लेते हैं तो वो बेस्ट होता है। ठीक है, सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स। ये भी बहुत ज़्यादा इजी है गाइस। सोशल ऑब्जेक्टिव्स कैसे इजी है, जैसे आप इंडस्ट्री सेटअप किए हैं तो सबसे पहले आप वहाँ पे क्या करेंगे, आप सोसाइटी को गुड क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाएंगे, इकोनॉमिक होगा, उनको क्या करेंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे कम्युनिटी को, है ना, और रीजनेबल प्राइस सेट करेंगे, इकोनॉमिक वेल्थ करेंगे, इम्प्रूव करेंगे वहाँ के जो पीपल हैं उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स को, है ना। तो आप क्या कर रहे हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव्स को यानी कि पूरा कर रहे हैं। तो अब सोशल ऑब्जेक्टिव्स यही कहता है कि आप अपने सोसाइटी के लिए क्या करते हैं, आप अपने कंट्री के लिए क्या करते हैं, आप जो भी एरिया में अपने बिजनेस को सेटअप किए हैं वहाँ के लोगों के लिए क्या करते हैं। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव होता है हर एक बिजनेसमैन का कि वो अपने सोसाइटी के बारे में सोचे, अपने इन्वायरमेंट के बारे में सोचे, इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाए, ठीक है, और क्या करें, वहाँ के लोगों को एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें। जैसे मैंने कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की तो वहाँ पे आके जो लोग होते हैं वो कोई भी वर्क कर सकते हैं। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही हूँ गाइस, है ना, क्योंकि मेरी वजह से उन लोगों को रोज़गार मिल रहा है। तो सबसे बड़ा रोल ये प्ले करता है कि जो सोशल ऑब्जेक्टिव होता है वो, कि कोई भी यूनिट है उसका यही काम है कि वो रिजनेबल क्वालिटी प्रोडक्ट दे, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स यानी मेंटेन करके रखे, ओके। और थर्ड ऑन द लास्ट इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। अब भाई मेरे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे बताइए, मैं बहुत ही बड़ी बिजनेसमैन बन जाऊं, अच्छा, और क्या हो सकते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा रिच हो जाऊं, ओके, अच्छा मैं रिच होंगी देखिए गाइस, अब कोई भी बिजनेसमैन होता है अगर ये दो ऑब्जेक्टिव उसने पूरे कर लिए तब थर्ड आता है उसका पर्सनल ऑब्जेक्टिव, कि वो क्या करता है, वो चाहता है कि उस दुनिया में वो वर्ल्ड वाइड फेमस हो जाए, नाम जाना जाए उसका। जैसे आपने टाटा का नाम सुना होगा, बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और बेसिकली टाटा इसलिए फेमस है क्योंकि वो अपने सोशल ऑब्जेक्टिव्स को बहुत ही ज़्यादा टिप पे रखते हैं, और जब कंट्री को कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है ना तो वो बहुत सारी चीज़ों में भी हेल्प करते हैं, दैट इज़ वाई ही इज़ सो फेमस। एंड देन आफ्टर पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, है ना, उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरे हो चुके हैं कब के, वो वर्ल्ड वाइड फेमस हैं, उनकी कंपनी का बहुत अच्छा खासा नाम है, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस हैं भाई, है ना, रिच तो हैं ही पहले से ही, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। बहुत ही इजी टॉपिक था, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आइए देखते हैं व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ते हैं कि भाई मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है। तो मैनेजमेंट का पहला इंपॉर्टेंस होता है कि मैनेजमेंट क्या करता है, हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। अब मैं आपको सीरियसली एक बात बताऊं, बहुत ही फ़नी चीज़ है, लेकिन आप देखेंगे ना कि जब भी आपको कोई डेफिनेशन लिखना है और बेसिकली नहीं आता है आपको, तो आप यही वर्ड छापेंगे कि इट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, क्योंकि रियलिटी है भाई। आप जैसे सपोज दैट मेरे को ये फील होता है कि जैसे जैसे मैं पूरे चैप्टर्स को, जब मैं 12th में थी, है ना, और रिविजन करती थी मैं, तो मैंने खुद फील किया है कि हर एक टॉपिक में एक कॉमन चीज़ आती है
हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, ग्रुप गोल्स, ग्रुप गोल्स, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स लिखे, ग्रुप गोल्स लिखे। लेकिन यही चीज़ होता है कि वो क्या करता है, जो भी काम करता है वो ग्रुप गोल्स को अचीव करने के लिए, कि ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल्स हैं कि वो ये अचीव करना चाहते हैं, वही अचीव करने के लिए करता है बेसिकली। अच्छा, अब भाई देखिए इंपॉर्टेंस क्या होते हैं मैनेजमेंट के। ओके, सो देन सेकेंड होता है मैनेजमेंट क्या करता है, इफिशियंसी। इफिशियंसी अब आप लोग अच्छे से जान चुके हैं, आई हैव एक्सप्लेन इट वेरी क्लियरली कि इफिशियंसी का मतलब क्या होता है। तो मैनेजमेंट करने से जो आपकी इफिशियंसी होती है ना, वो इम्प्रूव होती है, इंक्रीज होती है ना। जो एम होता है मैनेजर का कि क्या करे, कम कॉस्ट में ज़्यादा प्रोडक्शन करे, कम कॉस्ट में बेटर यूटिलाइजेशन करे, रिसोर्सेज की वेस्टेज बिल्कुल ना करे, तो मैनेजमेंट की वजह से वो और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, थर्ड आप देखेंगे इंपॉर्टेंस की मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, है ना। कि भाई मैनेजमेंट क्या करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन को जो कॉन्स्टेंटली चेंजेस होते हैं वो अडेप्ट करते चलता है। ये भी पॉइंट आपने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ लिए हैं। बेसिकली अगर आपने कैरेक्टरिस्टिक्स याद कर लिए ना, तो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स को इंपॉर्टेंस में बदलने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, है ना। यू हैव टू लर्न और यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। और आपको पॉइंट्स को, हेडिंग्स को तो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा प्रीफर करना है। और फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो कि बिजनेस स्टडीज़ का पेपर देंगे 12th में, उनको मैं ये प्रीफर करती हूँ कि वो एनसीईआरटी को ज़्यादा महत्व दें, एनसीईआरटी को वो ज़्यादा यूज़ करें, बिकॉज वट एवर यू आर प्रीफरिंग एनी ऑफ द राइटर वो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। पर अब कभी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे तो एनसीईआरटी मस्ट है। ओके, देन फोर्थ होता है हमारा मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, अब भाई मैनेजमेंट कर रहे हैं तो हम पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव करेंगे। हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव हो गया, सोशल ऑब्जेक्टिव हो गया, तो क्या बाकी है, पर्सनल भी आप करेंगे। मैनेजमेंट कर रहे हैं हम पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं ना भाई, है ना। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो प्रॉफिट कमाने के, बिजनेस का एक मेन मोटो होता है कि हम तो भाई प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, है ना, क्योंकि हम एनजीओ वाले नहीं है ना। बिजनेस देखिए गाइज, 1% कंपनी अगर आप नहीं जानते हैं तो उनके बारे में बता दूं कि 1% कंपनी जो ओपीसी जो भी होता है उसको भी हम लोग कोई भी बेनिफिशियल काम के लिए या एनजीओ वगैरह के लिए नहीं ओपन होता है वो, है ना। वो भी क्या होता है, प्रॉफिट के लिए ही होता है। ये अकाउंटेंसी से रिलेटेड था। आप पार्ट 2 वाली बुक में, शेयर्स वाले चैप्टर में आप जाके उसे पढ़ेंगे कि 1% कंपनी क्या होती है। अब आइए इस पे अपने टॉपिक पे आते हैं कि मैनेजमेंट क्या करता है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करता है। एंड मैनेजमेंट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। आप मैनेजमेंट कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं ना, सोसाइटी को आप डेवलप कर रहे हैं। जैसे कि आप मैनेजमेंट कर रहे हैं, आपने ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया, आपने जो भी वर्क किया, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन की, आपने इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाए, बहुत सारी चीज़ें की, क्वालिटी, ये सारी चीज़ें आप क्या करो, सोसाइटी को भी वहाँ पे इम्प्रूव करें, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड्स को आप चेंज कर रहे हैं। ओके, अब आइए हम लोग देखते हैं कि व्हाट आर द नेचर्स ऑफ मैनेजमेंट। सो बेसिकली नेचर्स ऑफ मैनेजमेंट को जाने से पहले एक क्विक मैं आपको बता देती हूँ। जो नेचर होता है मैनेजमेंट का ना, वो देखिए, मैनेजमेंट आर्ट की तरह वर्क करता है ना। मैनेजमेंट एक साइंस भी है और मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन भी। आपको ये तीन चीज़ें आपको पढ़नी है। तो आइए देखिए, हाँ, नेचर ऑफ मैनेजमेंट में फर्स्ट आपको पढ़ना है कि मैनेजमेंट क्या करता है, वर्क एज एन आर्ट। मैनेजमेंट, अब आप बताइए मुझे बिफोर स्टार्टिंग दिस कि आर्ट क्या होता है ना। आर्ट एक स्किल होती है ना, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होता है। जब भी आपसे पूछे कि व्हाट इज़ आर्ट, तो आर्ट क्या होता है। अच्छा, आपको कोई भी चीज़ें एग्जांपल देनी है, आपको नहीं पता है, तो आप सोचिए कि जैसे हम लोग आर्टिस्ट वगैरह को देखते हैं, जो वो वर्क करते हैं उनको देखते हैं, उनकी आर्ट को देखते हैं, उनकी स्किल्स को देखते हैं कि वो कितनी अच्छी तरीके से अपने पर्सनलाइज एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं, अपने नॉलेज को यूज़ कर रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे आर्टिस्ट जो होते हैं उनकी डिफरेंट क्या होते हैं भाई, ओपिनियन होते हैं, उनकी जो स्किल्स होती है वो डिफरेंट होती है। जैसे मान लीजिए कोई 2 आर्टिस्ट हैं, मान लीजिए उनको कहा जाए कि आप बनाइए ड्राइंग, ठीक है, सेम चीज़ को बनाने के लिए वो डिफरेंट तरीके से बनाएंगे, है ना। सपोज दैट उनको एप्पल बनाना है, तो उस एप्पल को कोई जो है, अब आपने देखा होगा कोई पूरे होल एप्पल को बनाता है, या फिर कोई क्या करेगा, एक हाफ एप्पल बनाता है, वो वाली चीज़ नहीं, एप्पल समझ गए होंगे, फ़ोन वगैरह जिसमें वो उसका, है ना, जो फिगर है, तो डिफरेंट टाइप्स के एप्पल को वो बना सकते हैं। डिपेंड करता है कि उनके नॉलेज और उनके स्किल्स पे, कि वो कितनी अच्छी तरीके से अपनी जो नॉलेज है उसको उस पर उतार सकते हैं। आर्ट बेसिकली एक स्किल है, एक पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। जैसे मैं जो ड्राइंग कर रही हूँ वो दूसरे की ड्राइंग से बिल्कुल डिफरेंट होगी, डिफर करेगी। आइए अब फाइनली पढ़ते हैं कि मैनेजमेंट भाई आर्ट क्यों है। देखिए, इसमें एक थ्योरेटिकल नॉलेज की ज़रूरत होती है।
आपको पता है आर्ट क्या होता है? आर्टिस्ट जो होते हैं, आर्टिस्ट आर्ट एक बेसिकली प्री सपोज करता है कि द एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। जैसे आप लोग स्ट्रीम के अकॉर्डिंग आप इसे देखेंगे अगर आर्ट, तो एक थ्योरेटिकल नॉलेज है इसमें, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, ये भी डिपेंड करता है थ्योरेटिकल नॉलेज पे। लाइक आपने अभी आगे चल के आप पढ़ेंगे कि जो मैनेजमेंट होता है उसमें क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज दी गई हैं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। तो ये क्या है, मैनेजमेंट एक आर्ट है। सेकंड, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, ये जो वैरी करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, इसी को बोलते हैं पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। जैसे दो आर्टिस्ट हैं, उन्होंने एप्पल की ड्राइंग बनाई, किसी ने हाफ एप्पल बनाया है ना, और किसी ने पूरा एप्पल बनाया, किसी ने प्लेट में रख के बनाया तो किसी ने कहीं और। यही चीज़ होती है कि जो पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होता है ना, वो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। ओके, ठीक है। एंड थर्ड क्या होता है कि भाई क्यों मैनेजमेंट आर्ट है? तो मैनेजमेंट इसलिए आर्ट है बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस इतने क्रिएटिव हो जाएंगे आप, राइट। जैसे आप अकाउंटेंसी को प्रैक्टिस करते करते माहिर हो जाते हैं, हर एक क्वेश्चन होता है आपसे, उसी तरीके से बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी इज़ एन आर्ट। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, आर्टिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, ऑल टाइम ड्राइंग बनाते रहते हैं। क्यों करते हैं? अच्छा तो लगता है उन्हें, बेसिकली वो अपनी प्रैक्टिस करते हैं, अपनी जो भी कमियां होती है उसको सुधारते हैं। क्रिएटिविटी, दैट इज़ द मेन थिंग, है ना। ओके, अब आइए हम आपको लेके चलते हैं। यही तीन ही पॉइंट्स है, आई होप सब में तीन ही पॉइंट है, आर्ट में, साइंस में, प्रोफेशन में। ज़्यादा नहीं है, सिर्फ थ्री पॉइंट्स आपको याद करने। प्रोफेशन में थोड़ा सा आपको पढ़ना है। अब आप देखिए, मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट, आई होप इट इज़ क्लियर। अब मैनेजमेंट एक साइंस भाई क्यों है, आइए देखते हैं। हाँ जी, तो मैनेजमेंट एक साइंस क्यों है? अब आप बताएंगे, जो भी साइंस वाले बच्चे हैं यहाँ पे क्या ही करेंगे, मैं भी ना। साइंस क्या होता है? अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है 10th तक, आप बताइए साइंस क्या होता है? साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है ना, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, जो कि क्या करता है, कुछ जनरल रूल्स को, है ना, ट्रुथ को, है ना, एक्सेप्ट करता है, बताता है आपको, टोल्ड करता है, ठीक है, बताता है, टेल करता है। तो साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है जो कि ट्रूथ को बताती है ना, कुछ लॉज वगैरह देती है, कुछ स्टेट करती है लॉज को। तो यही रीजन है कि जो मैनेजमेंट भी होता है ना, वो भी कुछ इसी तरीके का होता है। देखिए, मैनेजमेंट एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, तो साइंस की तरह ये भी क्या होता है, मैनेजमेंट एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। एंड प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो उसके एक्सपेरिमेंट पे बेस होती है। जैसे सपोज दैट एक ऑर्गेनाइजेशन है XYZ और एक ऑर्गेनाइजेशन है ABC, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन XYZ ऑर्गेनाइजेशन ABC से बिल्कुल डिफर करेगा, उनके वर्क में डिफर करेगा, उनकी पॉलिसीज़ में डिफर करेगा, उनके रूल्स में डिफर करेगा, रेगुलेशंस में डिफर करेगा, सब कुछ, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कोई स्कूल सेकेंड मीटिंग में चलती है ना, सपोज दैट मेरी स्कूल मॉर्निंग में चलती है और दूसरी स्कूल जो होता है वो दूसरे मीटिंग में चलती है ना, डिफर किया। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, और ये क्या होता है, प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होते हैं। जैसे साइंस, आपने बहुत सारे रूल पढ़े होंगे, रूल ऑफ थंब पढ़ा होगा, राइट हैंड रूल पढ़ा होगा, है ना, आई होप मैं सही कह रही हूँ, है ना। तो ये सारे जो आपने प्रिंसिपल्स पढ़े हैं वो किस पे बने हैं, जो साइंटिस्ट अपने एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब वो एकदम शॉर्ट हो जाते हैं फिर वो आपको बताते हैं। उसी तरीके से मैनेजमेंट भी एक तरह का एक्सपेरिमेंट बेस है। ये हर कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन डिफर वर्क करती है, पॉलिसीज डिफर होते हैं, एक्सपेरिमेंट करती है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। और तीसरी थिंग है कि यूनिवर्सल वैलिडिटी, साइंस को बता रहा है मैनेजमेंट के तौर पे, क्योंकि यूनिवर्सल, देखिए आपने बहुत सारे लॉस पढ़े, ग्रेविटेशनल लॉ, यूनिवर्सल वैलिडिटी है कि नहीं, दैट मीन्स उसे पूरे यूनिवर्सली उसे एक्सेप्ट किया गया है कि भाई हम बैठे हैं, हम खड़े हैं बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, है ना। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स आपने पढ़ा हुआ है। तो यही चीज़ होती है कि मैनेजमेंट भी सेम होता है, यूनिवर्सल वैलिडिटी है इसकी। ओके, अब आप देखिए मैनेजमेंट प्रोफेशन क्यों है। अच्छा, प्रोफेशन का मतलब आपको पता है, बिल्कुल, हम जो भी वर्क करते हैं, जैसे हम अब बोलेंगे कि हमारी जो वर्क होती है या हम कौन से फील्ड में काम करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्रोफेशन, है ना। तो जब हम लोग किसी भी प्रोफेशन में घुसना चाहते हैं, सपोज आई एम प्रोफेशन से अगर मैं टीचर हूँ, है ना, टीचिंग करती हूँ, है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या बोलूँगी कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन की तरह वर्क करता है। अब बहुत ईजी है, एक वर्ड में समझ लीजिए, मैनेजर्स होते हैं, उनका प्रोफेशन है मैनेजमेंट करना, तो वो भाई उनका प्रोफेशन है ना कि दे आर मैनेजर्स। आप उस फील्ड में घुस रहे हैं और क्या काम कर रहे हैं मैनेजर्स, मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं। ओके, तो आइए देखते हैं व्हाट इज
मैनेजमेंट हाउ इट इज एक्ट एज अ प्रोफेशन। तो पहला, इट इज़ अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। भाई वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, अभी पहले भी दिखा था, अभी भी देखा है कि क्या है, नॉलेज रिक्वायर हो रहा है इंस्ट्रक्शन। सपोज दैट आप अगर आपने यूजीसी नेट के बारे में सुना होगा, जीआरएफ के बारे में सुना होगा, तो आप बताइए कि आपको वहाँ पे क्या करने की ज़रूरत है, नॉलेज लगाने की ज़रूरत है। किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू इज यूज़ आवर नॉलेज। और सेकेंड चीज़ होती है कि किसी भी प्रोफेशन में घुसने से पहले एक एंट्री जो होती है ना, वो रिस्ट्रिक्टेड होती है। अब आप बताइए कि आपके पास सपोज दैट मैंने आर्टिस्ट, सपोज दैट आई एम अ पेंटर, आई एम अ आर्टिस्ट। अब मैं चाहूँ कि मैं वो बैंकिंग सेक्टर में वर्क करूँ, तो मुझसे नहीं होगा, और ना ही, क्योंकि मेरे पास जो डिग्री है वो आर्ट वाली है ना, जो भी मैंने किया हुआ है। और वहाँ पे जो चाहिए वो डिफरेंट एग्जामिनेशंस होता है वहाँ पे, IBPS PO का, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो जो होते हैं ना प्रोसीजर, वो वहाँ पे पहले ही मेरी एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है ना। यही चीज़ होती है कि एंट्री क्या होती है, जैसे सपोज आई एम अ टीचर और मैं अगर टीचिंग फील्ड में जाना चाहती हूँ, तो पहले मेरी एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है। क्यों? मेरे को उस तरह का, मेरे को पूरा, सपोज दैट आई वांट टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर। अब मेरे को क्या करना है, आई वांट टू बिकम अ प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर। मेरे को मेरी पूरी डिग्री, PhD, नेट क्वालिफाइंग, GRF क्वालिफाइंग होना चाहिए। यही चीज़ होती है कि एंट्री क्या होती है मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट में भी एंट्री इज़ रिस्ट्रिक्टेड। उसी तरीके से मैनेजर्स को भी अगर स्किल्स नहीं है या फिर कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है, कोई भी कमी है, उसके लिए भी वही चीज़ है, दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू इंटर इन दैट प्रोफेशन। ओके। थर्ड होता है प्रोफेशनल एसोसिएशन। बहुत सारे काउंसिल्स बने हैं जो कि एंट्री को रेगुलेट करते हैं, सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। जैसे सपोज दैट जो भी बच्चे GRF वगैरह करते हैं, है ना, उनको क्या करता है, उनको जब वो क्वालिफाई कर जाते हैं, बहुत सारे काउंसिल्स बने, जैसे UGC नेट है, NTA हम लोग बोलते हैं, जैसे आपका CVT वगैरह हो गया। इन सबको कौन रेगुलेट कर रहा है? एक बॉडी रेगुलेट कर रही है ना, जो कि आपकी एंट्री देखती है, आपको इतने % मार्क्स स्कोर करने हैं, अदरवाइज यू आर नॉट क्वालिफाइड विद दिस एग्जामिनेशन, है ना। आपको सर्टिफिकेट्स ग्रांट करना है, प्रैक्टिस, फॉर्मुलेट्स, लॉ, कोड ऑफ कंडक्ट, डिफरेंट टाइप्स काउंसिल्स बने हुए, जैसे कि, है ना। तो वो सारी चीज़ें क्या होती है, प्रोफेशनल एसोसिएशन है, जस्ट लाइक मैनेजमेंट डज। ओके। फोर्थ क्या होता है, इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस गाइस, कि जो भी प्रोफेशन है वो बाउंड है रूल्स एंड रेगुलेशन को, कि आपको इसी तरीके से करना है। सपोज इफ यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर एंड यू आर एन इंजीनियर, तो व्हाट इज दिस, है ना। आपको अगर बनना है डॉक्टर, तो आपको वही रूल्स एंड रेगुलेशन, MBBS करना है, आपको जो भी चीज़ें हैं, मेरे को नहीं पता उतना, पर जितना भी पता है उतना मुझे पता है कि देयर वाज सर्टेन सेट ऑफ रूल्स विच यू हैव टू फॉलो एंड यू हैव टू, है ना, आपको उसी अकॉर्डिंग चलना है, राइट। और फिफ्थ क्या होता है, सर्विस मोटिव। प्रोफेशन का मतलब ही है सर्विस, है ना। टीचर इज अ टाइप ऑफ अ प्रोफेशन, टीचिंग इज अ टाइप ऑफ अ प्रोफेशन, है ना, डॉक्टर इज अ टाइप ऑफ अ प्रोफेशन। सारी चीज़ें प्रोफेशन है, ये एक सर्विस मोटिव है कि हम क्या कर रहे हैं, हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। ओके, ठीक है। Hope it is clear to you all. And next move to the topic which is known as the levels of management. कि भाई मैनेजमेंट के लेवल्स क्या क्या होते हैं। अब इस फिगर में देखो, बहुत ही ईजी, ये NCERT की फिगर है, आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अपनी राइटिंग में इसमें पेंसिल से क्या ही क्या कर दिया है। सो प्लीज़ इग्नोर दिस, क्योंकि मैं अपनी बुक पे, है ना, जब भी कोई भी टीचर, मैं तो सारे बच्चों से ये रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि अगर आप स्टूडेंट हैं और आपके टीचर आपको नहीं डांटते हैं कि क्लास के बीच में आप लेक्चर के बीच में लिखो या नोट करो, तो यू मस्ट, है ना, आपकी ड्यूटी बनती है कि आप हर एक छोटे छोटे पॉइंट्स को नोट करें। क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे कि मेरे को याद रहेगा, इफ़ यू आर नॉट, है ना, तो कुछ टाइम बाद भूल ही जाएंगे, पर लिख के याद करेंगे, नेवर, यू विल नेवर फॉरगेट। आप अपने नोट्स को साथ, तो मैं भी उसी टाइप की स्टूडेंट हूँ जो कि हर एक चीज़ को नोट करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, है ना, समझती हूँ, और स्पेशली नोट्स। तो आप मेरी बुक का हालत आप लोग देख सकते हैं। ये इस बात का प्रूफ है। सो देखिए, बेसिकली मैनेजमेंट 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल, ऑपरेशनल लेवल, ठीक है। ऑपरेशनल लेवल का दूसरा नाम है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सुपरवाइजरी। अब आप देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसमें है भाई CEO, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ये सारे किस में आएंगे भाई, टॉप लेवल मैनेजमेंट में आएंगे। क्या करती है टॉप लेवल मैनेजमेंट? टॉप लेवल मैनेजमेंट रूल्स को फॉर्म करती है। जैसे कि मैं क्या हूँ, मैं CEO हूँ, मैं क्या करूँगी, मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ भाई, पलक मिश्रा इज एवरीथिंग,
अब क्या किया मैंने रूल्स फॉर्म किया, मैंने गोल्स को अचीव किया, मैंने प्लानिंग की, मैंने सब कुछ किया। तो मैं क्या कर रही हूँ, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉर्म कर रही हूँ। ये मेरा काम है। टॉप लेवल मैनेजमेंट जो वर्क होती है वो यही करती है, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉर्म कराना, और फिर अपने जो नीचे मिडिल लेवल है, मिडिल मैनेजमेंट है, उसको बोलना कि आप इस रूल, जो भी मैंने रूल बनाया है, जो भी मैंने पॉलिसीज फॉर्म की है, उसको आप नीचे क्या करो, फॉलो करवाओ, है ना, फॉलो अप द एक्शंस। ओके, टॉप लेवल मैनेजमेंट का वर्क बहुत ही ज़्यादा, है ना, डिमांडिंग होता है, चैलेंजिंग होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, स्ट्रेसफुल होता है, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग, लॉट्स ऑफ लॉन्ग हावर्स टू डू, है ना, क्योंकि आप प्लानिंग करते वक्त आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है, क्योंकि आप एक चेयरमैन हो, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हो, प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो, मैनेजिंग डायरेक्टर हो, सीईओ हो, कोई भी है, आपका बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है, चैलेंजिंग जॉब होती है ना, क्योंकि जितनी बड़ी पोस्ट उतना ज़्यादा वर्कलोड, है ना, सैलरी तो हाई होती है लेकिन वर्कलोड भी उतना ही होता है गाइस। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम यही होता है कि वो पॉलिसीज़ को बनाए और अपने नीचे जो भी लेवल के मैनेजर हैं उनको कहें कि आप इस जो भी पॉलिसीज़ हैं उसको आप रन कराओ, एग्जीक्यूट करवाओ। आई होप दिस इज क्लियर। मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या होता है, एक लिंक होता है टॉप और लोएस्ट, यानी कि ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट का एक लिंक होता है। जैसे सपोज दैट कि ऑपरेशनल लेवल का कोई भी वर्क है ना, तो अब हम ये जो मिडिल लेवल वाले होंगे ना, ये टॉप लेवल को बताएंगे कि देखिए ये चीज़ें हैं, ये टूल्स हैं जो कि मिडिल लेवल वालों को, आई मीन ऑपरेशनल वालों को चाहिए, है ना। तो वो क्या करेंगे, टॉप लेवल मैनेजर्स वही प्रोवाइड करेंगे। टॉप लेवल मैनेजमेंट का ये भी वर्क है। आइए देखिए मिडिल लेवल करते क्या हैं। मिडिल लेवल मैनेजर जो होते हैं वो क्या करते हैं, इंटरप्रीट करते हैं पॉलिसीज़ को जो कि टॉप लेवल मैनेजर्स ने बनाई है, उसी पॉलिसीज़ को ये इंटरप्रीट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, इंश्योर करते हैं कि जो डिपार्टमेंट है उनके पास नेसेसरी चीज़ें हैं कि नहीं। ड्यूटीज़ को जो लोअर लेवल मैनेजर है उसको ड्यूटीज़ अपॉइंट करते हैं, देखो भाई तुमको ये करना है ना, ऊपर से ऑर्डर आया है, ठीक है, ये एग्जाम्पल था। तो ये क्या करते हैं, ड्यूटीज़ को असाइन करते हैं, मोटिवेशन का भी ये वर्क करते हैं और कॉपरेशन भी देखते हैं कि स्मूथ फंक्शनिंग हो रही है कि नहीं। ओके, ये सारा वर्क कौन करता है, मिडिल लेवल मैनेजर्स करते हैं। अच्छा मैम इसमें कौन कौन लोग आते हैं, बच्चों इसमें आते हैं प्रोडक्शन मैनेजर, मिडिल मैनेजर, है ना, प्रोडक्शन मैनेजर हो गया हमारा, ये आते हैं इसके अंदर। अच्छा ठीक है, अब हम थर्ड देखते हैं, सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल मैनेजमेंट। इनका वर्क क्या होता है पता है, इनका होता है कि ये ओवरसी करे वर्कफोर्स। देखो जो ऑपरेशनल है ना उसके नीचे जो भी आएगा ना, मैंने यहाँ पे देखिए मेरी राइटिंग देखिए वर्कर लिखा हुआ है, मैंने क्लर्क लिखा हुआ है और एम्प्लॉय लिखे हुए हैं। तो इनके जो सुपरवाइजरी होते हैं ना, उनके नीचे जो भी वर्कर्स होते हैं, जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क होते हैं जो एक्चुअली वर्क करते हैं, है ना। जैसे सब होते हैं लेबर है, आप लेबर को एग्जाम्पल लेके समझिए। तो ये क्या करेंगे, ये देखेंगे कि ये जो है ढंग से वर्क कर रहे हैं कि नहीं, इनके ऊपर नज़र रखने का काम करेंगे, है ना, सुपरवाइज करेंगे, ठीक है। आप देखेंगे कि इनके पास जो भी है ना टूल्स वगैरह है कि नहीं, ये हार्ड वर्क कर रहे हैं कि नहीं, डिसिप्लिन में है कि नहीं, ये क्या है, इनकी सेफ्टी का भी ध्यान रखते हैं। सेफ्टी आप ज़रूर लिखेंगे, है ना। अब भाई बताइए कि आप इलेक्ट्रिक वाला कोई भी आपकी बिजनेस है जो पूरी चीज़ें आपकी इलेक्ट्रिक से कनेक्टेड है, तो अगर आपका एम्प्लॉय वहाँ वर्क करता है तो उसको जान का खतरा होता है। आपको क्या उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, सेफ्टी प्रोवाइड करनी है, ये काम होता है ऑपरेशनल मैनेजमेंट का। अच्छा ओके, इसमें क्या आपका लोग आते हैं गाइस, ऑपरेशनल या सुपरवाइजरी में आते हैं फोरमैन एंड सुपरवाइजर्स। आप दो टर्म याद रखना, फोरमैन सुपरवाइजर। आपने आंसर को लिखते वक्त फोरमैन का नाम ज़रूर लिखना और सुपरवाइजर का नाम ज़रूर लिखना, उसके बाद अपने आंसर्स को फॉर्म करना, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा ईजी है। अच्छा ठीक है, लेट्स मूव, आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव टू द अनदर टॉपिक विच इज कॉल्ड द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। आइए देखिए फंक्शंस क्या क्या होते हैं मैनेजमेंट के। मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, जो कि आपके चैप्टर्स भी हैं, है ना। यू कैन चेक योर इंडेक्स और आपको पता चलेगा कि ये सारे पर्टिकुलर चैप्टर्स हैं जिनको आपको डीप में पढ़ना है ना। और ये लेंदी चैप्टर्स है गाइस, और यू हैव टू फोकस ऑन इट, क्योंकि आप पार्ट 1 पढ़ रहे हो जो आप बेसिक्स पढ़ रहे हो, पार्ट 2 में आपको हाई लेवल की चीज़ें पढ़नी है जो कि मार्केटिंग वगैरह से रिलेटेड होगा। तो आई होप कि आप ध्यान से पढ़ें। देखिए फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में पहला फंक्शन होता है प्लानिंग का।
प्लानिंग क्या होती है गाइस, आप सबको पता है। आइए मैं एक्सप्लेन करती हूँ। प्लानिंग बेसिकली अभी समझते हैं कि प्लान क्या होता है, फिर प्लानिंग क्या होता है। प्लान इज अ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट, सेट ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट, जो कि क्या होता है, बताते हैं व्हाट वी हैव टू डू इन फ्यूचर, है ना। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग क्या है, फ्यूचर का टास्क बताता है कि हम कोई पॉलिसीज़ को फॉर्म कर रहे हैं और हमको फ्यूचर में ये पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट कराना है। प्लानिंग कौन करता है, टॉप लेवल मैनेजर्स करते हैं, ओके, है ना। और प्लानिंग डिसाइड करता है व्हाट इज़ टू बी डन, है ना, क्या करना है ना, कब करना है और कौन करेगा, ये सारी चीज़ें कौन डिस्कस करता है, प्लानिंग। अभी आपको ये जो फंक्शन देखिए, प्लानिंग है ना, यहाँ पे आपको छोटी छोटी चीज़ें पढ़नी है, और जब आप उसके मेन चैप्टर्स पे जाओगे तो तब आपको उसका पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शन, ये वो सब कुछ पढ़ना है। तो अभी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, अभी आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगी मैं। प्लानिंग का बेसिकली मतलब ये होता है कि आप फ्यूचर में क्या करने वाले हो, फ्यूचरिस्टिक है, मेंटल एक्सरसाइज है ये, कि अगर आप सोच रहे हो, आप सोचेंगे। और ये क्या होता है, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होता है, क्योंकि आप कुछ प्लान कर रहे हो तो आपको टाइम लगेगा सोचने में, है ना, झटके से आप कुछ नहीं बता देंगे। अच्छा, आइए ऑर्गेनाइजिंग देखिए, सेकेंड है। आपको मेरी बात ध्यान से सुननी है। जब भी आप फंक्शंस लिखोगे ना, तो आपको प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, है ना, एंड देन कंट्रोलिंग, ये सीक्वेंस में लिखना है। ये नहीं कि प्लानिंग लिख दिया, स्टाफिंग लिख दिया, फिर ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं, फिर डायरेक्टिंग कर दिया, कंट्रोलिंग पहले ही कर दिया, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, है ना। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग इज बेसिकली मैनेजिंग द फंक्शन, है ना, इज अ मैनेजमेंट फंक्शन, मैनेजमेंट फंक्शन होता है जो कि क्या करता है, ड्यूटीज़ को असाइन करता है। मैं क्या कर रही हूँ, मैं जो ड्यूटीज़ आपको दे रही हूँ, मैं आपको आपको ना मैंने कुछ ड्यूटीज़ दी हुई हैं। आपको पढ़ाई करना है, आपको होमवर्क कंप्लीट करना है, मैंने कुछ टास्क आपको दिया हुआ है। आपको क्या करना है, रिसोर्सेज को मैंने आपको बोला है कि देखिए यू हैव टू एलोकेट द रिसोर्सेज टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक प्लान। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब ये होता है कि डिपार्टमेंट्स बनाना, ड्यूटी को डिपार्टमेंट्स, पहले हम क्या करेंगे, डिपार्टमेंट बनाएंगे, देन हम उसको ड्यूटी फॉर्म करेंगे कि देखो भाई इस डिपार्टमेंट की ये ड्यूटी है, इस डिपार्टमेंट की वो ड्यूटी है। छोटे हम समझते हैं तो स्कूल होता है, स्कूल में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, है ना। लाइब्रेरी इंचार्ज होती हैं, उनका काम क्या है भाई, वो भी एक डिपार्टमेंट है, लाइब्रेरी। आप क्या काम कर रहे हैं कि आप जितने बच्चे आ रहे हैं, बुक्स लेके जा रहे हैं, वापस कर रहे हैं कि नहीं टाइम पे, डायरी मेंटेन करना, सब कुछ, है ना, डिपार्टमेंट है। डिसिप्लिन डिपार्टमेंट आपके स्कूल में होती है, जहाँ पे बच्चा अगर ढंग से नहीं आ रहा है, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर रहा है, तो आप उसके पेरेंट्स को बुला के उसकी अच्छे से क्लास लेंगे, है ना। तो यही चीज़ होती है कि ऑर्गेनाइजेशन में एक ही वर्ड, आप एक टर्म याद रखना, डिपार्टमेंट। अब जो हमारा टॉपिक है विच इज़ कॉल्ड स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब ये होता है चूजिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट टास्क इन अ राइट वे, यानी कि सही पर्सन को सही काम के लिए नियुक्त करना। बहुत ज़्यादा हिंदी बोल दिया मैंने। मतलब बेसिकली क्या है कि अपॉइंट करना, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका अपॉइंट करना। आपको पता है कि ये जो प्रोसेस होती है, जब आप स्टाफिंग चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो उसमें आपको पता चलेगा कि जो स्टाफिंग चैप्टर है वो लेंदी चैप्टर है। डायरेक्टिंग वगैरह ये सारे चैप्टर्स आपको अच्छी खासी पढ़ने पड़ेंगे, जिसमें आपको प्रोसेस बताएगा, ठीक है, जिसमें प्लेसमेंट, ओरिएंटेशन सब कुछ आता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे तो छोटे में समझना है ना। तो स्टाफिंग का मतलब क्या होता है, सही पर्सन को सही काम के लिए सही तरीके से चुनना, ओके, ठीक है। अब आइए भाई बात करते हैं डायरेक्टिंग की। डायरेक्टिंग क्या होता है, डायरेक्टिंग इन्वॉल्व्स करता है बेसिकली लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग, मोटिवेटिंग, ठीक है, एम्प्लॉयज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्टिंग क्या करता है, जैसे आपको क्या करता है, डायरेक्शन बताता है, ठीक है, आपको लीड करता है, आपको इन्फ्लुएंस करता है कि आप क्या करें, ये काम करें, ठीक है, अच्छी तरीके से। मोटिवेशन का वर्क करता है ये, और तो और आपको क्या करता है, एक पॉजिटिविटी, एनर्जी देता है, जिससे आप अपने काम को अच्छी तरीके से कर पाए। बेसिकली ये क्या होता है, टास्क को असाइन करने के बाद आपको वो दिशा दिखाता है ना। जैसे मैंने आपको बोल दिया, आपने मुझसे पूछा कि यहाँ का ये किधर जाना है ना, तो आपको मैंने एक डायरेक्शन दिखाया कि देखिए आपको ये वर्क करना, छोड़ो ये रास्ता वाला चीज़ छोड़ो। जैसे सपोज दैट आपको 12th क्रॉस कर लिए हैं, अब आप पूछेंगे अब मैम हम क्या करें, तो आपको मैं बताऊंगी कि आपको या तो फिर व्हाट आर द कोर्सेज है, मैं आपको ये बताऊंगी कि जो भी कोर्सेज है वो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने एक वे दिया, एक डायरेक्शन दिया कि अब आपको इसके बाद यही करना है, ठीक है। वही चीज़ होती है डायरेक्टिंग, सिंपली समझते हैं, ओके।
लास्ट इज़ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है बेसिकली, जैसे हम लोग कोई भी स्टैंडर्ड को सेट करते हैं ना, सपोज दैट आई हैव मेड अ रूल, जिसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं बिटवीन द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड द प्लान्ड परफॉर्मेंस इज नोन एज कंट्रोलिंग। यानी कि सपोज दैट मैंने क्या किया, सपोज दैट आप बच्चे हैं, ठीक है, आपने क्या किया कि इस बार के प्री बोर्ड में हम 12th के प्री बोर्ड में एकदम टॉप करेंगे और बोर्ड में जाके तो भाई टॉप करना ही करना है। तो आपने एक स्टैंडर्ड सेट किया कि हर सब्जेक्ट में अगर मेरा 80 मार्क्स का पेपर हो रहा है, ठीक है, तो आपको कम से कम 70 अबव लेकर आना है। ये आपके स्टैंडर्ड्स हैं। ये आपने क्या किया, आपको प्लान्ड परफॉर्मेंस है ना, आपने बोला कि मेरा 70 अबव आना चाहिए, लेकिन जब आप एग्ज़ाम दिए तो फिर आपका कम मार्क्स आया, आपका 70 बिलो आ गया। तो अब क्या करेंगे, आप कंपैरिजन करेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस से और प्लान्ड परफॉर्मेंस से, 70 बिलो 70 अबव 70, ठीक है, और डिविएशंस को फाइंड करके उनको रिमूव करेंगे। आप में जो भी कमियाँ थी, सपोज दैट कुछ बच्चे होते हैं ना कि MCQ बहुत गलत करते हैं ना, और कुछ लोगों का थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लाइक मी, कि अगर मैं थ्योरेटिकल पोर्शन कर रही हूँ तो मेरे को बहुत क्लियरिटी होती है एक एक चीज़ में, कि अगर मेरे को कुछ भी पता है तो उसके बारे में मैं लिख सकती हूँ, आई एम शॉर्ट अबाउट दिस। तो उसी तरीके से बहुत सारे लोग होते हैं MCQ में, तो अगर मेरे जैसा बच्चा होगा तो वो किस पे वर्क करेगा पता है, MCQ पे ही वर्क करेगा, सिर्फ MCQ पे। आप लोग भी अपनी डेविएशंस को फाइंड करते हैं और उसी हिसाब से आप वर्क करते हैं, जो सब्जेक्ट आपका वीक होता है। और यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना है कि वीक पॉइंट को आप सबसे पहले देखोगे, ठीक है, और छोटी छोटी पॉइंट्स को नहीं आपको देखना, आपको क्या देखना है, जो बिग प्रॉब्लम है आप उसी को पहले सॉल्व करोगे, है ना। और ठीक है, यही होता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में बेसिकली स्टैंडर्ड को कंपेयर करते हैं एक्चुअल से विद प्लान और फाइंड द डेविएशंस एंड ट्राई टू रिमूव दैट डेविएशंस इज नोन एज कंट्रोलिंग। अच्छा, अब आपको पढ़ना है गाइस कोऑर्डिनेशन, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। यू कैन से दिस, ये यहाँ पे एक NCERT, मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि आपको NCERT ही प्रीफर करनी है, बाकी आप साइड बुक ले सकते हैं, है ना, अगर आपको चाहते हैं और आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कोई नहीं, बट NCERT अगर कवर कर लिया तो फिर तो बिजनेस स्टडीज़ कुछ है ही नहीं, ईजी है एकदम, बहुत ज़्यादा ईजी है। अब आप देखिए कोऑर्डिनेशन क्या होता है, इज़ एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। भाई क्यों, व्हाट इज़ कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मैनेजर क्या करता है, जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसको क्या करता है, हारमोनी बना के रखता है बेसिकली। जैसे कि कोऑर्डिनेट, आप लोग बोलते हो ना कि क्लास में आपके कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, मतलब आपके कोऑर्डिनेशन दैट मीन्स हारमोनी, आप अपने क्लास में अच्छी तरीके से मिलजुल के एक यूनिटी की तरह हम लोग रहते हैं, ठीक है। और जब भी कोई ग्रुप कंपटीशन होता है, जैसे मेरे स्कूल्स में जब भी होता था, तो हम लोग क्या करते थे, बिल्कुल सारे के सारे बच्चे एकदम कोऑर्डिनेशन में, यानी कि हारमोनी बना के एक दूसरे के साथ हैंड, नहीं होता है कि वो हैंड टू हैंड मिला के चलना कि कोई पीछे ना छूट जाए, वही चीज़ होता है गाइस। जैसे सपोज दैट आपकी टीम को, अगर आपको आप अपनी टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपको क्या एक मेन मोटो होता है कि आप अपनी टीम को लेके आगे चलें। सिर्फ आप आगे चलेंगे तो आप ज़रूर हारेंगे, पर अगर सबके साथ लेके चलेंगे तब आप जीतेंगे। दैट इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेशन इन सिंपल, ठीक है। ओके, आपको तो कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखने कोऑर्डिनेशन के, इससे ज़्यादा क्लियर हो जाता है। आइए देखते हैं। दिस इज़ नोन एज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। आइए लेट्स बिगिन विद दिस। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है गाइस कि कोऑर्डिनेशन ग्रुप एफर्ट। जैसे मैंने अभी आपको ग्रुप एक्टिविटी का एग्जांपल दिया, ग्रुप कंपटीशन का एग्जांपल दिया, ये क्या करता है, ग्रुप एफर्ट्स को क्या करता है, कंबाइन करता है, इंटीग्रेट करता है। और ये यूनिटी इन एक्शन, यानी जो भी एक्शन है उसमें यूनिटी होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए, है ना। कोऑर्डिनेशन बेसिकली ग्रुप एफर्ट्स करता है और इंश्योर करता है कि जो भी आपके जो ग्रुप है उनमें क्या होता है, यूनिटी ऑफ एक्शन है कि नहीं, यानी कि जो काम कर रहे हैं वो एकता से कर रहे हैं या फिर नहीं। और कोऑर्डिनेशन बेसिकली कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि एक साल कर दिया तो दूसरी साल बंद, नहीं, कंटिन्यू चलता है। और कोऑर्डिनेशन क्या है, परवेसिव है, यानी एवरीवेयर है। आप अपने स्कूल्स में देखोगे, आप ऑर्गेनाइजेशंस में देखेंगे, है ना, फर्म में देखेंगे, सारी चीज़ों में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है। अच्छा, समझ गया। कोऑर्डिनेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन क्या होता है, मैनेजर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। बोलो समझ गया। मेरे को ना मीम याद आने लगता है। अच्छा, कोऑर्डिनेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि कोई भी मैनेजर है वो क्या करता है, ग्रुप एफर्ट्स को देखता है कि नहीं, तभी तो उसे मैनेजर बनाया गया है। एंड
6 इज कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिबरेट फंक्शन, यानी कि डेलिबरेट का मतलब पता है क्या होता है? नो कन्फ्यूजन, देयर इज़ नो चॉइस बिटवीन अपर लेवल एंड द मिडिल लेवल। जस्ट सपोज दैट आपके ऊपर जो होते हैं टीचर्स होते हैं, सपोज दैट आप अपने स्कूल का एग्जांपल लीजिए, बहुत बेस्ट है। पहले स्कूल में छोटी लेवल पे क्या आता है? मॉनिटर आते हैं, मॉनिटर जाके शिकायत लगाते हैं टीचर को, टीचर जाके किससे शिकायत लगाती है? प्रिंसिपल को। और बहुत शैतान बच्चा है तो वो प्रिंसिपल जाके किससे शिकायत लगाते हैं? डायरेक्टर को, है ना भाई। तो वो क्या होता है, सारे बच्चे बोलते हैं अरे भाई अपना तो स्वैग है ना क्योंकि बैक बेंचेस का ये टैग लाइन है। तो ये क्या होता है? कोऑर्डिनेशन एक डेलिब्रेट फंक्शन, जैसे आपको क्लियर है, जैसे एक मॉनिटर है, सपोज दैट आई एम द मॉनिटर पलक मिश्रा, ठीक है। अब भाई आप लोग बहुत शैतानी कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं, मैंने जाके अपनी टीचर को बताया, क्योंकि मेरे पास कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मेरे को अगर कहीं भी जाना है कंप्लेन करने तो मैं पहले अपने क्लास टीचर से कहूँगी, और क्लास टीचर को भी क्लियर है, उनको भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि उनसे ऊपर कौन है? प्रिंसिपल है, और प्रिंसिपल को भी क्लियर है कि उनसे ऊपर है डायरेक्टर, है ना। ये जो सीक्वेंस बन रहा है ना, ये क्या है पता है? डेलिबरेट है, यानी कि देयर इज नो कन्फ्यूजन बिटवीन द ड्यूटीज टुवर्ड देम, ड्यूटीज दैट आर असाइन टूवर्ड देम, है ना, कि जो जिसकी ड्यूटीज़ हैं उन्हीं को हम जाके बात बताते हैं। जैसे सपोज दैट आप डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर रहे हो तो मैं कहाँ जाऊँगी? एज अ मॉनिटर मैं कहाँ जाऊँगी? डिसिप्लिन इंचार्ज के पास। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि यही डिसिप्लिन हैंडल कर रहे हैं, है ना। यही चीज़ होता है डेलिबरेट का मतलब भी जान लो। डेलिब्रेशन इज बेसिकली देयर इज़ नो कन्फ्यूजन, है ना, बिटवीन द अपर लेवल एंड द मिडिल लेवल विच आर वर्किंग। अच्छा जी, कोऑर्डिनेशन का अगर कोई डेफिनेशन आपको अच्छा लगता है आप यहाँ से देख सकते हैं। एक छोटा डेफिनेशन देखिए कि कोऑर्डिनेशन इज प्रोसेस होता है, कोऑर्डिनेशन इज प्रोसेस वेयर बाई एन एग्जीक्यूटिव डेवलप एन ऑर्डरली पैटर्न ऑफ ग्रुप एफर्ट्स, ठीक है। ये जो MC फारलैंड है, इन्होंने ये कहा है कि ये जो कोऑर्डिनेशन है ग्रुप एफर्ट्स को क्या करता है? पैटर्न है, ग्रुप एफर्ट्स का ऑर्डरली पैटर्न है अमॉन्ग हिज सबऑर्डिनेट्स, यानी जो भी वर्कर्स हैं, एंड सिक्योर द यूनिटी ऑफ एक्शन। वही चीज़ जो मैंने आपको डेफिनेशन में समझाया, दैट इज़ ऑल वही है। अच्छा आइए देखते हैं इधर। अब ये क्या है पता है? ये है इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, है ना। कोऑर्डिनेशन के इम्पॉर्टेंस क्या क्या होते हैं? लेट्स सी। पहला होता है ग्रोथ इन साइज़। देखिए अगर मान लीजिए आप कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, आपके जो ग्रुप है वो बहुत ज़्यादा लार्ज है, तो आप क्या करेंगे? ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? ग्रोथ करता है ना इन साइज़ में। जैसे आपका छोटा सपोज आपने एक ब्रांच खोला स्कूल का, अब आपको दूसरा ब्रांच खोल लिया, अब वो क्या ग्रोथ हो रहा है ना, साइज़ में ग्रोथ हो रहा है, नंबर ऑफ़ पीपल्स में ग्रोथ हो रहा है, यानी कि नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस में ग्रोथ हो रहा है ना। एम्प्लॉयड बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो इंक्रीजेस, तो ये भी क्या होता है? बढ़ते रहता है। सो क्या होता है? एट द टाइम इट बिकम डिफ़िकल्ट टू इंक्रीड, यानी कि जैसे जैसे अब आप बताइए कि आपकी क्लास में सपोज 40 बच्चे हैं, तो आप हर एक को जाके मतलब संभाल सकते हैं, लेकिन जिस क्लास में 100 स्टूडेंट्स होंगे उस क्लास में एक मॉनिटर अगर एक ही है तो बहुत डिफ़िकल्टी होती है ना, बिकॉज वो लार्ज नंबर पे। तो सोचो जब 100 को हम लोग 100 को नहीं कर पा रहे हैं, तो वो जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसमें हम लोग बोलते हैं डिपार्टमेंटाइजेशन, तो उस केस में सोचो इतनी वेरीड वैराइटीज़ होती हैं, पहले प्रोडक्ट की वैरायटी और सेम उसमें भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो उन लोगों को कितनी कन्फ्यूजन होती होगी, कितने लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल होते होंगे, एम्प्लॉयज़ होते होंगे, वर्कर होते होंगे, तो उनको संभालना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। दैट इज़ द रीजन कोऑर्डिनेशन के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट हम लोग पता है क्यों फॉर्म करते हैं? ताकि ईजी हो। जैसे सपोज दैट आपके स्कूल में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, क्यों? अगर सपोज सारा काम प्रिंसिपल मैम को करना पड़ जाए फिर तो प्रिंसिपल मैम को क्या ही हो जाएगा, है ना। वो नहीं कर पाएंगी, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक अकेला इतनी सारे लोग को नहीं संभाल सकता, है ना। एवरीवन वांट, जैसे कि हर एक क्लास में 2-2 मॉनिटर्स होते हैं ना, कि मान लो एक गायब हुआ तो दूसरा है, ठीक है, ये बात होती है। लेकिन जब क्लास बड़े अमाउंट पे हो जाती है तो हर चीज़ों को डिवाइड कर दिया जाता है ना, यही बात होती है। फिर सेकंड चीज़ है हमारा फंक्शनल डिफ्रेंसिएशन। जैसे मैंने आपको बताया कि जब आपको ग्रुप में वर्क करना है या फिर आपके यूनिटी चाहिए आपको, है ना, ग्रुप एफर्ट्स चाहिए, तो आपको क्या होता है? फंक्शन को डिटरमाइन कर देना है, फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन करना है। जैसे आपके स्कूल ने सारे चीज़ों का जिम्मा जो है प्रिंसिपल मैम पे नहीं आता, आपके स्कूल में लाइब्रेरी इंचार्ज बनी है, डिसिप्लिन इंचार्ज बने हैं, ठीक है, तो क्या होता है? ये सारे का फंक्शन डिफरेंट है ना। देयर वाज नो चॉइस बिटवीन देम, कि कोई अगर मान लो लाइब्रेरी का वर्क करने आएगा तो वो डिसिप्लिन इंचार्ज के पास जाएगा नहीं, क्योंकि उसे भी पता है कि भाई उसके पास भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है, क्योंकि उसे क्लियर है कि मेरे को कहाँ जाना है, लाइब्रेरी डिपार्टमेंट जाना है, उन्हीं से कोई क्वेश्चन पूछने हैं, उन्हीं से बुक में कितना ले सकते हैं, कितने टाइम तक का ड्यूरेशन है, ये सारी चीज़ें पूछते हैं, है ना। तो यही होता है कि फंक्शन को डिफ्रेंसिएशन करना ही चाहिए। एंड द थर्ड एंड द लास्ट विच इज़ कॉल्ड
स्पेशलाइजेशन। अच्छा मैम स्पेशलाइजेशन क्या होता है ज़रा बताना। देखो गाइस कि जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या होता है पता है, हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन होती है। स्पेशलाइजेशन अराइज आउट ऑफ कम्प्लेक्सिटी ऑफ मॉडर्न, जैसे आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी है ना, एकदम मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है, तो वो क्या होता है स्पेशलाइजेशन इन्हीं में अराइज हो रहा है। ये बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है। द डाइवर्सिटी ऑफ टास्क टू बी परफॉर्म्ड, है ना, कि जैसे मान लो कि स्पेशलाइजेशन के, हाँ स्पेशलाइजेशन का एक एग्जांपल है, जैसे सपोज दैट आपके स्कूल के टीचर्स हैं, है ना, तो वो हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्पेशलाइज्ड है। जैसे सपोज दैट आपको जो मैथ पढ़ाते हैं वो मैथ्स की ही मैथ्स में परफेक्ट होंगे। वैसे ही जो स्कूल के यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स होते हैं ना, वो अपने अपने फेवरेट सब्जेक्ट में पीएचडी कर रखे होते हैं, है ना, तभी वो आपको वहाँ जाके पढ़ाते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं, प्रोफेसर जो पीएचडी वगैरह करके आते हैं, तो वो क्या होता है, वो सब स्पेशलाइजेशन की होती है। एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जिसमें वो बेस्ट हैं, है ना, अपनी फेवरेट सब्जेक्ट को वो और बेहतर करने के लिए पीएचडी करते हैं और वो उसमें परफेक्ट हो जाते हैं, मास्टर हो जाते हैं। इसी को बोलते हैं स्पेशलाइजेशन। वैसे ही आपके पास सपोज दैट कोई क्वालिटी है तो आपको वही काम करने को दिया जाएगा। जैसे सपोज दैट आपके पास मैनेजमेंट बहुत अच्छा है ना, सपोज दैट आप पैसों को मैनेज बड़े अच्छे से करते हैं, है ना, तो कोई भी जब फंक्शन पड़ता है आपके स्कूल में तो आपको उसमें इन्वॉल्व कर लिया जाता है। क्योंकि जब आपको मान लो पैसे कलेक्ट कर रहे हैं, जैसे सपोज दैट टीचर्स डे वाले टाइम में होता है ना कि बच्चे जब पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं सबसे पैसे कलेक्ट करते हैं, उस पैसे को आपको यूटिलाइजेशन आना चाहिए। सपोज दैट आप बहुत बेस्ट हैं इन सब चीज़ों में, यू आर स्पेशलाइज इन काउंटिंग मनी, और उसको अच्छी तरीके से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने की अगर आप में ताकत है तो आपको वही ड्यूटी असाइन की जाएगी कि आप करिए। और फिर आप उन पैसों का डिफरेंट गिफ्ट्स खरीदने के लिए, सारे अरेंजमेंट्स करने के लिए करते हो ना यूज़। बिकॉज मैंने भी किया था तो मुझको याद है टीचर्स डे के टाइम अपने स्कूल में, है ना, आई मिस माई स्कूल सो मच। तो हो गया ये स्पेशलाइजेशन, है ना। सो बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि ये जो चैप्टर है नेचर एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये ओवर हो चुका है। इतना ही चैप्टर था, छोटा चैप्टर है, कंसेप्ट अभी आपको न्यू सीखने को मिले, पर बहुत ही ज़्यादा इजी है गाइस। और जितने भी बिज़नेस स्टडीज़ के स्टूडेंट्स हैं जिनको बिज़नेस स्टडीज़ बोरिंग लगता है, उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जैसे आप कभी भी पढ़ाई कर रहे हो राइट, तो आप उसको अपनी डेली लाइफ से जब भी जोड़ के देखेंगे ना, क्योंकि मैनेजमेंट के जो टर्म्स हैं ना वो बहुत इजी हैं, समझ में आ जाती है। जैसे मैंने बोला कोऑर्डिनेशन बोला मैंने, तो आपको समझ में आया ना कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है। मैं हर एक चीज़, जैसे आज जो भी वीडियो में मैंने आपको डिस्कस किया वो पता है मैंने स्कूल से ज़्यादा कंबाइन किया है, सारी चीज़ों को मैंने स्कूल के बेसिस पे डिफ़ाइन किया। क्यों पता है, क्योंकि आप लोग स्कूल गए हुए हो, आपने भी अपने आँख से देखा है, आपने भी सारी चीज़ें फील की हैं, देखी हैं, समझी हैं। सो इसको करने के लिए आपको अगर अपने सराउंडिंग का हेल्प लेते हो तो आपको बिज़नेस स्टडीज़ इतना इजी लगेगा ना कि पूछो मत, ठीक है। सो आई होप यू आर डूइंग ऑल गुड। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और अच्छा लगे तो लाइक करें। बाय बाय।